स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग घर पर अच्छे ही होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। पिछले कक्षा में हम आप लोग को वर्ण परिचय को बताया था और आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। क्योंकि क्लास 5 में भी आप लोगों ने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के जो रूप हैं उन दोनों में क्या अंतर है। आज हम उसी विषय को विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य समाज के अन्य लोगों के साथ अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के मन के भाव और विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करता है। आप लोग देखे ही होंगे घर में सगे संबंधियों के साथ, कक्षा में अध्यापक के साथ, खेल के मैदान में दोस्तों के साथ आप अपने मन की बात को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग या किसी न किसी भाषा को अपनाते ही हैं। वस्तुतः भाषा का उद्देश्य ही है मन के भाव विचारों का आदान प्रदान करना या संप्रेषण करना। तो हम भाषा की परिभाषा को समझ लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा, हम लोगों ने क्या बताया? भाषा वह साधन या माध्यम है, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है या व्यक्त करता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। प्रकट करता है और दूसरों की मन की बातों भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। तो हम लोगों ने भाषा की परिभाषा क्या देखा? भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के मन के भाव और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। अब यहाँ पर बोलकर और पढ़कर या बोलकर और सुनकर और पढ़कर क्या है? बोलकर, मान लो मैं जैसे मुझे कुछ मांगना है, जैसे मुझे एक पेन दो, तो ये मेरी मन की बात है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे एक पेन दो, तो आप मेरी मन की बात को समझ गए कि मैं
आपसे एक पेन या कलम मांग रहा हूं, तो मैं अपने मन की बात को बोलकर किया और आप क्या किए, सुनकर समझे। वही बात को अगर आप के परिवार के कोई व्यक्ति दिल्ली बॉम्बे कहीं पे रहता है और उससे पहले के समय में आप देखोगे चिट्ठी का जमाना था, पत्र का जमाना था, तो हम क्या करते थे, पहले का मम्मी पापा ये लोग जो रहते थे वे क्या करते थे, चिट्ठी के माध्यम से अपनी मन की बात को वहां तक पहुंचाते थे और उधर से भी एक फीडबैक यानी बैक चिट्ठी आता था जिसमें वे लोग अपने मन की बात को व्यक्त करते थे। इस प्रकार होता है पढ़कर, वे जो व्यक्ति लिखते थे और ये आकर इनके पास जो चिट्ठी आती थी उस चिट्ठी को ये लोग पढ़ते थे, तो पढ़कर उसके बात को समझते थे। और सुनकर तो आप समझ ही गए। मैं जैसे एक उदाहरण दिया कि मैं मुझे कलम चाहिए, बच्चे की भूख लगी है, बोली मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मम्मी को समझ में आया कि वह उससे भूख लगी है, तो वह बच्चा जो बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है वह बोलकर किया और मम्मी क्या की, सुनकर की। तो यह हुआ बोलकर और सुनकर, सुनकर और पढ़कर। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और भाषा के प्रकार या भाषा के रूप को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम भाषा के रूप को देखते हैं कि भाषा के कितने प्रकार या कितने रूप हैं। तो भाषा के प्रकार, भाषा के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। भाषा के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। चूंकि जब भाषा की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने बोला था कि जब अपने मन की बातों को, भावों को और विचारों को हम बोलकर व्यक्त करते हैं, जो बोलकर व्यक्त करते हैं वह हुआ मौखिक भाषा का रूप, और जो जब हम अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर, भाषा की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी ऐसा भी दिन समय आता है कि हम अपने मन के बातों को लिख कर व्यक्त करते हैं तो वह होता है लिखित भाषा का रूप। जैसे आप स्कूल में किसी प्रिंसिपल सर को या प्रधान अध्यापक सर को आप छुट्टी मांगने के लिए एक लेटर लिख के देते हो ना, तो ये हुआ लिखित भाषा। अपने मन की बातों के, मेरी बहन की शादी है इसलिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वहां लिखित भाषा। ठीक है, और कक्षा में अध्यापक के पास जब कुछ प्रश्न पूछना होता है तब आप खड़े होकर कुछ पूछते हो ना, तो ये हुआ मौखिक भाषा। ठीक है, अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा की परिभाषा को समझ लेते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, यह भाषा का प्राचीन रूप है। सबसे पहले मुझे जानना है यह भाषा का प्राचीन रूप है। जब लिखित भाषा का प्रचलन नहीं था उस समय मौखिक भाषा का प्रचलन था। यह भाषा, मनुष्य में सबसे पहले मौखिक भाषा का ही प्रचलन आया था। तो यह भाषा का प्राचीन रूप है। इसमें वक्ता अपने मन की बातों को, भावों को और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, वह श्रोता उसके मन की बातों को, भावों को और विचारों को सुनकर समझता है। उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे रेडियो, ठीक है, टेलीविजन, इसमें क्या करते हैं, जो टेलीविजन में जैसे आप न्यूज सुनते हो, क्या करते हो, बोलकर अपने मन की बातों को व्यक्त करते हैं। समाज में कहीं कुछ घटना घटित होती है उसको वो लोग लाते हैं और अपने मन से उस बात को वे लोग बोलते हैं जिसको हम लोग समझते हैं। रेडियो भी आप लोग सुने ही होंगे। ये सारे क्या है, टेलीफोन पर आप लोग बात करते ही होंगे, टेलीफोन, हेलो आप कैसे हो, मैं ठीक हूं, करते ही हो। ये हुआ हमारा मौखिक भाषा का रूप। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं मैं आपको बता ही दिया, मौखिक भाषा की परिभाषा को ही मैं बता दिया। लेकिन मौखिक भाषा को समझने में, यहाँ पर मौखिक भाषा में 2-3 बातों को मुझे समझना बहुत ही आवश्यक है। वे बातें क्या क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मौखिक भाषा में 2-3 चीजों को मुझे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला पॉइंट क्या है, यह भाषा का प्राचीन रूप है। यह भाषा का प्राचीन रूप है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह अस्थायी है, यह कभी स्थायी नहीं होता। मैं अभी जो बोल रहा हूं मैं बाद में यही बातों को नहीं बोल सकता, भले ही मैं इस चीज को समझाऊं पर क्या होगा, दूसरे तरह से समझा सकता हूं। जैसे मैं अभी समझा रहा हूं इस तरह से मैं कभी नहीं समझा सकता। ठीक है, यह अस्थायी होता है। यह भाषा का
अस्थायी रूप है। अस्थायी रूप है। यह भाषा का क्या है? अस्थायी रूप है। तीसरा क्या होगा? यह उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है। उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है। और इसकी अंत में क्या हमको करना है? इसकी आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। इसकी इकाई क्या है? ध्वनि है। इसकी इकाई ध्वनि है। बस ये चार बातों को मैं समझ के रखता हूं। ये चार बात को मैं क्यों समझ के रखा? क्योंकि जब मैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर को मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं बिल्कुल ये चार पॉइंट्स को मैं रख सकता हूं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लिखित भाषा को जानते हैं। तो अब हम लिखित भाषा को देखते हैं। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन की बातों को, भावों को और विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं और जो सामने वाला होता है वह क्या पढ़कर हमारे मन की बातों को, भावों को और विचारों को समझता है, वह हुआ हमारा लिखित भाषा। जैसे उदाहरण में दे रहा हूं, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक ये करते ही होंगे, है ना, मैसेज करते ही होंगे। उसमें क्या है? आप लिख कर अपने बातों को बताते हो फ्रेंड को, कल मेरा एग्जाम है इसीलिए मैं आज नेट ऑन नहीं करूंगा, है ना। इसके अलावा और क्या व्हाट्सएप करते हो? व्हाट्सएप में देखते हो मुझे नोट्स दो, मुझे इसका नोट्स दो, तो आप लिख कर बोलते हो, वे लोग क्या पढ़कर समझ जाता है कि आपको नोट्स चाहिए। इस तरह करके बहुत सारे एग्जाम्पल है लिखित भाषा का उदाहरण में। ठीक है, चिट्ठी, पत्र, ये सारे लिखित भाषा के उदाहरण है। जैसे मैं मौखिक भाषा को समझा था, बिल्कुल उसी तरह लिखित भाषा के भी 4-5 पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट्स में क्या है? यह भाषा का नवीन रूप बोल सकते हो। और दूसरा क्या है? या वे अस्थायी था, यह अस्थायी रूप है, भाषा का स्थायी रूप है। ठीक है, आप आज एक नोट्स लिखो, 10 वर्ष तक ही रह सकता है, 10-15 वर्ष तक आराम से रह सकता है। लेकिन आज आप जो बोले हो वे 10-15 वर्ष तक नहीं रह सकता। हाँ, भले रिकॉर्ड करके रख सकते हो, लेकिन उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती। ये हुआ। अच्छा, यह समाप्त नहीं होती। और इसकी आधारभूत इकाई क्या है? इसकी इकाई वर्ण है। वर्ण है। वर्ण मतलब लेटर। आप कुछ लिखते हो तो ए बी सी सब ऐड करके लिखते हो ना। आज ए जे, आज मैं, एन ए आई एन मैं, या मैं लिखते हो ना, वही हो वर्ण। ठीक है, तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा भी हम लोगों ने समझ लिया। चूंकि मैं जैसे 3-4 पॉइंट्स बताया था, इन 4 पॉइंट्स के आधार पर आप लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अंतर को भी कर सकते हो। पर मैं आप लोगों को लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अंतर को भी समझा दे रहा हूं और लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अंतर को हम समझ लेते हैं। पहले ये क्या है? भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी रूप है। यह क्या है? स्थायी रूप है। यह क्या है? स्थायी रूप है। दूसरा क्या बोल सकते हैं? यह उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है। दूसरा मैंने क्या बोला? यह उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है और यह दीर्घ काल तक बना रहता है। यह दीर्घ काल तक, यह क्या होता है? दीर्घ काल तक मतलब बहुत दिनों तक बना रहता है। इसका यह भाषा का, मौखिक भाषा का प्रधान रूप है। यह भाषा का
प्रधान रूप है और यह गौण रूप है। और एक में बताया ही था कि यह इसकी आधारभूत इकाई ध्वनि है और इसकी आधारभूत इकाई वर्ण है। तो यह हुआ हमारा मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। क्या क्या 4 पॉइंट्स हम लोग करते हैं। मौखिक भाषा अस्थायी रूप है, यह अस्थायी मौखिक भाषा अस्थायी रूप है और यह स्थायी रूप है। यह उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है, यह दीर्घकाल तक बना रहता है। यह भाषा का प्रधान रूप है, यह भाषा का गौण रूप है। और अंत में मैं बताया था इसकी आधारभूत इकाई ध्वनि है और इसकी आधारभूत इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा की में अंतर समझ में आया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मौखिक भाषा लिखित भाषा, आखिर यह लिखित भाषा लिखी कैसे जाती है, अर्थात लिपि। हम लिपि को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लिपि किसे कहते हैं, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का या वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों या वर्णों कहने का क्या हुआ, जैसे हम पहले हिंदी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे कमल, तो कमल लिखने के लिए मैं क्या क्या वर्णों का प्रयोग किया, पहले क का प्रयोग किया प्लस, फिर म का प्रयोग किया प्लस ल। ये जो क, ये म और ये ल है, ये वर्ण है। इस कमल लिखने के लिए मैंने क, म और ल इन 3 वर्णों का प्रयोग किया, तो यही हुआ हमारा लिपि। अंग्रेजी में एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे बॉय है, तो इसके लिखने के लिए हम किन किन लिपि का प्रयोग किया हूं। यहां पर लिपि का हुआ स्क्रिप्ट, इसका इंग्लिश वर्ड है स्क्रिप्ट। तो पहले लिखा था मैं बी, फिर ओ, फिर वाई। तो बी ओ वाई को जोड़कर हम लोगों ने बॉय बनाया। तो बॉय लिखने के लिए मुझे किन किन वर्णों का प्रयोग करना पड़ा, बी, ओ और वाई। तो यहां बी, ओ और वाई क्या है, लिपि है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। चूंकि मैं पहले हिंदी पढ़ रहा हूं, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, यहां लिपि लिख दे रहा हूं। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी। गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है, गुजराती लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार जितनी भी भाषाएं हैं वे हर एक भाषा अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अलावा मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी। अच्छा, उर्दू और उर्दू ये सब जो होते हैं ना, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सारे किस भाषा में लिखी जाती है, फारसी में। उर्दू, फारसी, ये सब सारे होते हैं फारसी में, फारसी लिपि में। तो मुझे अब आप लोगों को समझ में आ गया, आशा करता हूं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में। गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है, गुजराती में। मराठी किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। उर्दू किस लिपि में, फारसी लिपि में। इसी प्रकार रूसी, जर्मन, चीनी, जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं की अपनी अपनी एक अलग लिपि है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को भाषा के रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, लिपि किसे कहते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है, आप लोग को समझ में आया होगा। अगला भाग है व्याकरण। ठीक है, तो अब हम व्याकरण को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चूंकि किसी भी भाषा को क्रमबद्ध रूप में बांधने के लिए हमें एक नियम को अपनाना ही पड़ता है। आप रोड पर चलते हो ना, एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का रास्ता बना हुआ रहता है ना। अगर आप रोड के नियम को तोड़ते हो तो क्या होता है, दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।
भाषा में ये बिल्कुल वही है। भाषा को हम क्या करते हैं, एक नियम में बांधने का प्रयास करते हैं, वही हुआ हमारा व्याकरण। ठीक है, अब कैसे नियम में बांधने का प्रयास करते हैं उसको हम देखते हैं। तो हम पहले उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि कैसे हम भाषा को नियम में बांधते हैं और इस नियम में बांधने के लिए व्याकरण का कितने हद तक हम लोग सहायता लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण दे रहे, बच्चा घर जाते हैं। एक उदाहरण में दिया, बच्चा घर जाते हैं, एक उदाहरण दिया। अब ये वाक्य शुद्ध है या शुद्ध, या व्याकरण के, अगर मुझे व्याकरण का पता नहीं रहेगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों वाक्य अशुद्ध है? क्योंकि जाते हैं क्या, क्रिया, तो जाते के साथ मुझे क्या करना होगा, कर्ता को बदलना पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे हम, बच्चे घर जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम एक इंग्लिश का उदाहरण दे दें, सी इज ईट मैंगो। क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो अगर मुझे व्याकरण का पता रहता तो मैं आसानी से समझ जाता कि ये वाक्य गलत है। इसका सही क्या होगा, यह वाक्य सही कैसे लिखेंगे, सी इज ईटिंग मैंगो, शी इज ईटिंग मैंगो। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। अब देखो व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। ये वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार आप लोगों की पुस्तक में एक अलग सा चैप्टर के रूप में है। तो अगले कक्षा में हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार को पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है, लिपि किसे कहते हैं, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, व्याकरण से क्या लाभ होता है, व्याकरण से हमें क्या सीख मिलती है, और व्याकरण के कितने अंग हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे भाग आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं वर्ण विचार के रूप में।